Animal form and function 2. Today we will discuss about the diversity in digestive structures of invertebrates. Gastrovascular cavity, that is incomplete digestive tract. यहाँ पे आप देखो तो एक हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर एक डेड एनिमल पड़ा हुआ है और उसके माउथ से अंदर गया। आप जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के जो सेल्स हैं, गैस्ट्रोडर्मिस के जो सेल्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Then complete digestive tract have the two openings, anus and the mouth. Complete. Scalmanthus is example, और उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे उसकी एग्जाम्पल्स हैं। There is a one-way flow. In incomplete there was a two-way flow. Then food ingested without mixing with its previously ingested food. मतलब एक फूड जो अंदर जा चुकी है वो अपनी पहले से मौजूद फूड के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आगे आगे मूव करती है। यहाँ पे जो इस तरह का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंप्लीट रीजन्स बन जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं और यहाँ पे बाकायदा सिस्टम बन जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम है कि आपका माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, देन उसके बाद आपकी एनस आ जाती है। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखो तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे प्रोटोजोन्स, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स के होते हैं, बाइवेल्व, यहाँ पे बाइवेल्विया, इनवर्टिब्रेट में बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है और इंसेक्ट्स के अंदर इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन हो रही हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो तो फिर वही सेम पिक्चर है। निडारियंस हैव द बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, प्लेनेरियंस have the gastrovascular cavity. Then nematodes have the mouth and the anus. There is a prominent mouth and anus. Then insect have the prominent mouth and anus, and there is a scrop, stomach, intestine, gastric ceca and rectum also. Now come to the protozoans. Protozoans are the autotrophic, saprozoic or heterotrophic. Autotrophic means कि अपनी फूड खुद बना सकते हैं, या saprozoic ब्लड पर होते हैं, heterotrophic दूसरों से लेते हैं फूड या ingest food particles. Then they use the cilia. Ciliates use heterotrophic nutrition, and with the help of ciliary action they move the food into their buccal cavity. Then buccal cavity से food जो है वो साइटोसोम्स के अंदर जाएगी, साइटोसोम्स से साइटोफेरंक्स के अंदर, और फिर उसके बाद ये पिंच ऑफ होकर एक वैक्यूल बन जाएगी। वैक्यूल साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और ये साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल जाएगा तो उसके अंदर पानी रिमूव कर लिया जाएगा। रिमूव करने से क्या होगा कि उसकी पीएच चेंज हो जाएगी और पीएच एसिडिक हो जाएगी। ना उसको फिर बेसिक बनाया जाएगा और लाइसोसोम्स की एक्टिविटी की जाएगी वहाँ पे। ये जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, अब इसमें से जितनी भी न्यूट्रिशंस हैं वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी साइटोप्लाज्म में। सेल उसको अपनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करेगा और जो वेस्ट मटीरियल है अब उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए प्रोटोजोन्स के पास एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं साइटोपाइज। साइटोपाइज से ये वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है। Here is the diagram. Then food is going into the buccal cavity, then is cytopharynx, then food vacuole, pH acidic हो गई। अब pH अल्कलाइन हो जाती है और pH अल्कलाइन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो साइटोपाइज के जरिए उसको बाहर रिमूव किया जाता है। Then the bivalve mollusk. मोलस्क ऑफ द सस्पेंशन फीडर, पानी में जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फेर रहे होते हैं ये उसको इनगल्फ करते हैं और उसके बाद उसको इनटेक करते हैं बाय द शॉर्ट इसोफेगस। स्टमक में ओपन होगी, स्टमक, मिड गट, हाइंड गट और रेक्टम में ओपन होगा। ये जो स्टमक है ये छोटी सी एक क्रिस्टलाइन स्टाइल इसके पास होती है और साथ में गैस्ट्रिक शील्ड। क्रिस्टलाइन स्टाइल में चीज़ें मिक्स हो के आगे मूव करती हैं। गैस्ट्रिक शील्ड में चीज़ें जो हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, जितना भी एसिडिक इन्वायरमेंट होगा वो उस शील्ड स्टमक को प्रोटेक्ट कर, गैस्ट्रिक शील्ड स्टमक को प्रोटेक्ट करेगी। दैन डाइवर्टिकुलर रीजन, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। डाइवर्टिकुला आर द ब्लाइंड एंडिंग सैक्स एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द मिडगट, हाइंडगट एंड रेक्टम फंक्शन इन एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टू। ठीक है, मिडगट, हाइंडगट और रेक्टम में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी। फूड डाइजेस्ट भी होगा और फूड एब्जॉर्ब भी होगा। डाइजेशन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 साइकिल्स, फीडिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर। फीड बाहर से आएगी, फिर उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, मतलब सेल्स के बाहर उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा एंड फाइनली उसको सेल्स के अंदर ले जाके उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। Here you can see the diagram of the mollusk.
here is a mouth, then mouth leads to gut, gut lead to anus and near the exterior siphon. Now resting phase is preparatory phase for extracellular digestion. जब ये रेस्ट कर रहा होता है तो extracellular digestion कर रहा होता है, फिर इसकी एंजाइमेटिक मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है. ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये सेल के अंदर लेकर जाएंगे और उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इस्तेमाल किया जाएगा. इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं इनटू ब्लड. ब्लड इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और फ्रेगमेंटेशन स्पिरूल्स बनाएगा. स्पिरूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं एंड बोथ एक्सक्रीट वेस्ट एंड लोअर द पीएच फॉर ऑप्टिमल एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. ये क्या करता है कि ये एक्सक्रीट वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है और पीएच जो है वो लोअर हो जाती है फॉर ऑप्टिमल एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ताकि एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हो सके. यहाँ पे एक डायग्राम है, आप डायग्राम देखो. इसोफेगस, देन लेफ्ट पाउच, मिड गट और डाइवर्टिकुला. ये डाइवर्टिकुला आप देख रहे हो. यहाँ से आप फूड जब जाता है तो ये डाइवर्टिकुला आप देखो तो यहाँ पे एरोज हैं. सो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है. फ्रेगमेंट्स फिर यूज बन चुके हैं. या आप यहाँ पे देखो तो फुट और फुट के साथ लार्ज फूड पार्टिकल्स. देन यहाँ पे सी में आप देखो तो आपको अब यहाँ पे छोटे छोटे स्पिरूल्स ही नजर आ रहे हैं और बाद में ये स्पिरूल्स भी खत्म हो जाती है. थैंक यू. नहीं, insects. Insects is having the complete digestive tract. Grasshopper is a representative insect with complete digestive tract and extracellular digestion. Extracellular digestion भी होगी और complete digestive tract भी होगा. Feeding, mandibles and maxilla. बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास जॉज होते हैं और इसमें आगे टीथ होते हैं. अब ये जो इनकी अपेंडिजेस है मैंडिबल और मैक्सिला, ये ऐसे हैं जैसे आपके टीथ हैं या जॉज हैं. ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं. ब्रेक डाउन, मैस्टिकेट द फूड एंड टेकन इनटू माउथ एंड पास टू क्रॉप वाया द इसोफेगस. ब्रेक डाउन करेंगे, थोड़ा सा उसको स्लाइवा लगाएंगे और उसके बाद उसको माउथ की तरफ ले जाके क्रॉप और इसोफेगस में डाल देंगे. क्रॉप बेसिकली इसोफेगस की ही एक मॉडिफिकेशन होती है. इसोफेगस को अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर लो तो क्रॉप नजर आता है. जैसे मुर्गियाँ, कभी मुर्गी देखो तो उसकी इसोफेगस बड़ी होके क्रॉप सारी क्रॉप बन जाती है और उसमें फूड स्टोरेज आपको नजर आती है. देन स्लाइवरी ग्लैंड. स्लाइवरी ग्लैंड एड स्लाइवा टू लुब्रिकेट करता है ताकि पैसेज आराम से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चीजें मूव कर सकें. देन हियर इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द इंसेक्ट, माउथ, देन स्लाइवरी डक्ट, फोरगट, क्रॉप, देन मिडगट और हाइंडगट और एनस. इस सारे ही पैसेज से फूड मूव करेगी. Salivary glands. Salivary glands contain the enzymes, that is amylase, carbohydrate digestion, and this only digests the carbohydrate. Your intestine releases the three hormones, three enzymes: amylase, lipase, and trypsin. But in case of insects, saliva, बल्कि नहीं, our saliva contain amylase, and insect saliva also contain the amylase. Then come to the midgut. Midgut have the carbohydrate digesting enzyme, carbohydrates, then lipases and proteases, and then food enters into the crop. If food is not digested properly, then it will return back to the crop and then again will be slowly digested. Food slowly pass from the crop to the stomach where it mechanically reduced and nutrient particles stored. Large particles are returned to the crop for further processing and small particles entered into the gastric ceca. Gastric ceca is basically the blind pouch also for the enzymatic digestion, and for extracellular digestion is completed. Most nutrient absorbed then occur in the intestine. Undigested food is moved along the intestine and passes into rectum. Intestine में जाएगा, then rectum में जाएगा. Water and ions are absorbed. The solid fecal pellets that form then pass out the animal via the anus.
During the entire feeding process, the nervous system, endocrine system and the presence of food exert will control the enzymatic action. ये पॉइंट आप स्कोर करो कि जब फीडिंग प्रोसेस होता है उस वक्त नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और फूड एक्सर्ट ये तीनों प्रोसेस कंट्रोल करते हैं आपके एंजाइमेटिक एक्शन को। आप अगर नर्वसली डिप्रेस्ड हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं होता। अगर आपका एंडोक्राइन सिस्टम खराब है तब भी आप एक्टिवेट नहीं होते। थोड़ा सा गौर करें थायराइड को। देन अगर आपके अंदर फूड एंटर ही नहीं हो रही तो आप डाइजेस्ट कैसे करोगे? तो ये तीनों चीज़ें आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। थैंक्स।